हेलो एवरीवन, अभ्यास एक्स डिफेंस में आपका अगेन स्वागत है एंड जय हिंद। अभी 14 सितंबर को सीडीएस 2025 का एग्जाम हेल्ड हुआ था। उस एग्जाम में आप में से बहुत लोगों ने अपने आंसर्स को चेक कर लिया होगा। ठीक है, डिफरेंट आंसर की से जब आप चेक कर रहे होंगे आपको 6 to 7, जो कि नंबर हमारे एंड से है, हमें इतना लग रहा है कि 6 to 7 क्वेश्चंस डाउटफुल दिखे होंगे। इसके डिफरेंट लोग डिफरेंट आंसर्स बता रहे हैं, जिसकी वजह से आप काफी परेशान भी होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का पर्पज ये है कि आपको उन डाउटफुल क्वेश्चंस के आंसर बताना एंड विथ प्रूफ, सोर्स के साथ। ठीक है, ताकि आपको आपकी परेशानी का हल हो सके। तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग परेशान हैं इन क्वेश्चन की वजह से, और शायद जो जिनके वो डाउटफुल क्वेश्चन सही होने वा हो सकते हो और वो इन हो जाएं कट ऑफ में। ठीक है, तो उन तक ये चीज को पहुंचाइए। ठीक है, और हम सोर्स के साथ यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको और भी क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि डाउटफुल है, तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को टाइप कर दीजिएगा। हम उसको भी डिटेल से बता देंगे। ठीक है, अलग से वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, साथ में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में आया था, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए बहुत लोग परेशान हैं। ठीक है, तो पहले वही शुरू करते हैं। ये देखिए, ये वीडियो बहुत, इसमें आपको नॉलेज भी बहुत मिलेगी। ठीक है, और आपको डिटेल में चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, और डिस्कशन बहुत अच्छा होने वाला है, प्रोडक्टिव होगा, इसको पूरा सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट का क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में इनिशियली बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इंप्लीमेंट किया था। तो जब परमानेंट सेटलमेंट को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो गवर्नर जनरल था उस समय का, उसने जब इसे बंगाल में इंप्लीमेंट किया था, क्योंकि 3 जगह किया था जो मैंने बताया आपको, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसमें बंगाल पे इस परमानेंट सेटलमेंट का उस समय क्या इंप्लीमेंट रहा, मतलब क्या इन्फ्लुएंस रहा उस समय, जो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर बंगाल में इस रूल के थ्रू, बंगाल परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू क्या चेंजेस देखने को मिले, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस देखने को मिले, उस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बंगाल कंट्री साइड एट द टाइम ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जब इंप्लीमेंट किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के थ्रू, तो बंगाल में स्पेशली पूछा गया कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस देखने को मिले, तो वो 4 स्टेट में आपको पूछा गया। अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि परमानेंट सेटलमेंट था क्या। क्विकली देख लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि एक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, जब कॉर्नवालिस ने गवर्नर जनरल की पोजीशन को संभाला, तो उसने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एक सुधार किए। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कॉर्नवालिस के इस रिफॉर्म को, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, इसने क्या किया, जमींदार को परमानेंटली लैंड दे दिया रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, और वो भी क्या, फिक्स्ड, मतलब उन्हें फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू पीजेंट से कलेक्ट करके मंथली उन्हें भेजना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, कंपनी का जो रेवेन्यू था वो तो फिक्स हो गया। ठीक है, तो परमानेंटली ये लैंड को क्या किया उन्होंने, जमींदार को दे दिया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें दीजिए परमानेंटली, इसीलिए नाम इसका परमानेंट रखा गया है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, हम सीधा इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, जमींदार यहाँ पे रहेंगे, जोतेदार रहेंगे, यही लोग रहेंगे, और लैंड रेवेन्यू के रिलेटेड ही चीजें यहाँ पे आपको दिखेंगी। ठीक है, चलिए उसी पे बात करते हैं। देखिए क्या गया है, जमींदार ट्रूप्स वर डिस्बैंडेड, बिल्कुल किया गया। दरअसल हो क्या रहा था, जब परमानेंट सेटलमेंट में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदार को लैंड परमानेंटली दे दिया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें दीजिए, हमसे लैंड से कोई मतलब नहीं है, बस लैंड पे जो रेवेन्यू है आप मुझे देते रहिए। तो इससे क्या हो रहा था, जमींदार की, ये जो जमींदार थे, इन जमींदार की पावर बहुत बढ़ रही थी। जब जमींदार की पावर बढ़ रही थी, तो ये लोग कर क्या रहे थे, ये शायद ब्रिटिशर्स को जो कंपनी रूल था उसको शायद चैलेंज कर सकते थे, कलेक्टिवली इकट्ठा हो जाते। तो कंपनी ने क्या किया, इनके ट्रूप्स को डिसबैंड कर दिया। ये देखिए, कंपनी हैड रिकॉग्नाइज्ड द जमींदार एज द इंपॉर्टेंट बट इट वांटेड टू कंट्रोल एंड रेगुलेट देम, जब उनको रेगुलेट करना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, जमींदार के ट्रूप्स को डिसबैंड कर दिया। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। विद इन द विलेज द पावर ऑफ द जोतेदार एंड वॉज मोर इफेक्टिव देन द जमींदार, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखिए नेक्स्ट लाइन में ये दिया गया है, विद इन द पावर विलेज। क्यों, क्योंकि जोतेदार मोस्टली कहां पे, वो लोकली विलेज में रहता था। ऑल्दो जमींदार जो होते थे रेवेन्यू कलेक्शन का उनको ही राइट दिया गया था, लेकिन वो अर्बन एरिया में रहते थे, इसलिए उनकी पावर उतनी नहीं थी, मतलब उनका विलेजेस पे इतना
प्रेशर या उतना पावर नहीं थी इन्फ्लुएंस में जितना जोतेदार का था, जिसलिए ये स्टेटमेंट इस लाइन से ये सीधा एनसीईआरटी से पिक किया गया है, एनसीईआरटी से। ठीक है, ये देख रहे होंगे आप एनसीईआरटी का जो है लेबल लगा हुआ है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। इन ईस्ट इंडियन कंपनी हैड मेड अ रूल दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर। देखिए अगेन प्रॉपर्टी मतलब लैंड, लैंड पे ही पूरी बातें कही गई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, कंपनी ने उस समय क्या कहता था कि अगर वो रूल का मतलब लैंड अगर वुमेन के पास है, वुमेन के नाम पे है, तो हम उसको लेंगे नहीं, हम उसको टेक ओवर नहीं करेंगे। उस समय चल क्या रहा था, परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या रूल निकाला था कि लैंड को वो जमींदार से ले सकते थे और किंग से ले सकते थे, लेकिन अगर वो लैंड वुमेन के नेम नाम पे होगा तो नहीं ले सकते थे। ये रूल बना दिया था कंपनी ने। तो कई लोग क्या कर रहे थे, ये फिक्शियस सेल करने लगे थे, मतलब वुमेन्स के नाम पे ट्रांसफर करने लगे थे। तो यही चीज एक राजा बुरदान थे, उन्होंने भी किया था। सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन वुड नॉट बी टेकन ओवर, तो उन्होंने अपनी मदर के नाम ही कर दिया था ताकि कंपनी इनकी लैंड को ना ले सके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, टू द पॉइंट यहाँ पे बात, लाइन डायरेक्ट लाइन उठी है। बाकी अधियार जो हैं और बरगदार जो हैं, मेनली इनमें जो कहा गया है, दरअसल अर्धियार्स को क्या किया गया है, वर्दियार्स के अंडर कर दिया गया है, जब जो कि बिल्कुल गलत है। आप जब अभी वाली लाइन देखेंगे, क्या कह रहे हैं, जो शेयर क्रॉपर थे, अधियार शेयर क्रॉपर है, और जो लैंड जो ऑन द लैंड ओन बाय द बर्ग, तो बर्गदार्स है इनके। अब ये लाइन देखिए, शेयर क्रॉपर्स दोनों को ही कहा जा रहा है, अधियार्स को भी और बर्गदार्स को भी, वो ब्राउड देयर ओन लक। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को इक्वल बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पे अधियार को बर्गदार्स के अधीन बताया जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना। और जब हम फोर्थ काट रहे हैं, बाकी 1 2 3 सही कर रहे हैं, तो इसका आंसर ये हो जा रहा है। तो ये देखिए एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये उठाया, इसलिए मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, टिमटिम तारे, टिमटिम तारे ये यूपीएससी ने एकदम समझ लीजिए, कहते नहीं है कि जरा जरा से चीजों में घुमाने की कोशिश करी है। टिमटिम तारे मोस्टली सॉफ्ट स्किल पे काम करता है, सॉफ्ट स्किल को टारगेट करता है, लाइफ की। ठीक है, लाइफ की। ठीक है, तो यूपीएससी वालों ने क्या किया, उन्हें पता था कि ये सॉफ्ट स्किल को टारगेट करता है ये स्कीम, तो उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिख दिया कि वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स। अब सॉफ्ट स्किल क्या होती है, सॉफ्ट स्किल ये होती है कि आप जैसे कहते नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, और लोगों से कैसे बात करते हैं, तो ये सॉफ्ट स्किल है, ताकि आप लाइफ में आप अच्छे से बिहेव कर सको, सोसाइटी में एक अच्छे सिटीजन बन सको। ठीक है, ये सॉफ्ट स्किल होती है। वोकेशनल स्किल्स अलग होती हैं, टेक्निकल स्किल्स अलग होती हैं। तो यूपीएससी ने सॉफ्ट स्किल का जो टिमटिम तारे जो सॉफ्ट स्किल को टारगेट करते हैं, उसी को बता दिया कि ये टेक्निकल स्किल्स को भी डेवलप करने के लिए एम रखती है। तो ये स्टेटमेंट इसीलिए गलत हो जाता है, और ये मेनली इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया। इकोनॉमिक सर्वे में सर्वे ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की बात कही है, जो मोस्टली जो मेनली तमिलनाडु में इस समय इम्प्लीमेंट चल रही है, और इसे अक्रॉस द कंट्री बात करी गई है इम्प्लीमेंट करने के लिए, अभी 2025 के बजट इकोनॉमिक सर्वे में ही। दैट्स व्हाई इसे क्वेश्चन में दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि लाइफ स्किल को ये टारगेट कर रहा है। ठीक है, एसेंशियल सॉफ्ट लाइफ स्किल्स को, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि टेक्निकल नहीं कर रहा है। अब स्टेटमेंट आप देखेंगे, ये देखिए मैंने सोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक ये पूसा वाला देखते हैं। पूसा वाले में क्या है कि ये क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड था। क्यों? क्योंकि दरअसल जो जीनोम एडिटेड राइस है, इंडिया पहली कंट्री वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री बन गई जिसने जीनोम एडिटेड राइस को बनाया है। और जब इंडिया पहली कंट्री है वर्ल्ड में इस इनोवेशन के बाद बन गई, तो यूपीएससी जैसे कमीशन को इस पे क्वेश्चन पूछना तो तय था, इसलिए इस पे क्वेश्चन आना बिल्कुल तय था। अब क्वेश्चन आया तो आया, ठीक, एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, इस पे लोग मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट पे। क्यों फर्स्ट स्टेटमेंट में मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? यहाँ पे लोग इसको सही बता रहे हैं, बल्कि ये गलत है। ये दूसरा स्टेटमेंट तो सही है कि शॉर्टर ड्यूरेशन कर रहा है, कौन सा, डीआरआर राइस 100 कमला वाला। ये देखिए यहाँ पे दिया गया, डीआरआर राइस कमला इट मेच्योर 20 डेज अर्लियर, जो कि पहले 130 डेज होता था, ड्यू टू शॉर्टर ड्यूरेशन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं, इसको सब लोग कह रहे हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट को बहुत लोग गलत मान रहे हैं, मतलब सही मान रहे हैं, जो कि ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें दो वैरायटी को इंडिया ने डेवलप किया जीनोम एडिटेड राइस की, एक डीआरआर राइस
DRR राइस की है और एक पूषा DST राइस है, ठीक है, ये दो हैं, ठीक, दोनों ही अलग अलग लोगों ने मिलकर बनाए हैं इंस्टीट्यूशन ने। और इसमें इन्होंने क्या कह दिया है, हैव बीन डेवलप्ड बाय सेम, मतलब ICAR IAR दोनों ने मिलकर के किया है। अब जब आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा मैं जूम और कर दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, DRR राइस 100 कमला वेराइटी वाज डेवलप्ड बाय द ICAR, ठीक, ICAR IIR हैदराबाद। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है, DRR राइस 100 कमला एंड पूषा दोनों ही वैरायटी इन्होंने किया है। बल्कि ये देखिए, और न्यू दिल्ली, अब इसमें देखिए, अब ये वैरायटी तो हैदराबाद में डेवलप हुई है, वो भी ICAR IAR ने किया है। अब जो सेकंड वैरायटी है पूषा DST राइस 1, ये डेवलप हुआ है ICAR IAR। तो ये, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों वैरायटी को एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने ज्वाइंट बता दिया है, मतलब एक दो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली इन दोनों ने ही दोनों को ही किया है। बल्कि ICAR तो दोनों में सेम है, लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है दोनों में अलग अलग है, ठीक है, और प्लेस भी अलग अलग है दोनों का डेवलप होने का। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बहुत से नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको गलत बता रहे हैं, और मेरा ये फर्ज बनता था आपको इसका सही आंसर देना। तो इसका पहला जो इसका राइट आंसर है वो ओनली 2 है, ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। होप है आप समझ रहे हैं, ठीक है, वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है, नॉलेज बहुत होने वाला है। अब ये बहुत से इस एयरबोर्न डिसीज वाले पे बहुत लोग क्या कह रहे हैं, कॉलरा बता रहे हैं, ठीक, कॉलरा बता रहे हैं। मैंने WHO देख लिया, खंगाल लिया, मैंने विकिपीडिया खंगाल लिया, देख लीजिए ये आप, एयरबोर्न डिसीज केवल ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, यहाँ पे मिल रही है, ये देखिए यहाँ पे मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही है। तो इसका आंसर ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, आप इस पे भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब ये एक ये वाली स्कीम देखिए, अब ये वाली जो स्कीम है, ये भी, इसके भी लोग, इसका तो बड़े नामी, एक नामी इंस्टीट्यूशन है, वो ये कह रहे हैं कि इसका तो आंसर ही डिबेटेड है, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन दो में से हो सकता है। वो जनरली इसमें, और मेरे हिसाब से शायद इसमें, कि इन दोनों में से किसी एक में कंफ्यूज हैं, ठीक, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं क्या इसका आंसर है। देखिए, जो ये लिखा है ना, सोशल मोबिलाइजेशन, मतलब सामाजिक एकजुटता, तो सामाजिक एकजुटता मेनली कहाँ होगी, सामाजिक एकजुटता मेनली जिस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, SHGs, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वहीं तो लोग सोशली एकजुट होते हैं। जो वुमेन होती हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के इकोनॉमिक सोशियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट में काम करते हैं, ठीक है, एक साथ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है, वो किस स्कीम में लाया गया था, तो वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, पर्टिकुलरली जो ग्राउंड विलेज की हैं, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करने वाली वुमेन है, चाहे अर्बन एरिया की हो, इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाली वुमेन है, गवर्नमेंट उनको NULM या NRLM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये देखिए, और एक NRLM भी आता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये स्कीम, ये दोनों स्कीम चलती है, NLM भी चलती है, NULM भी चलती है, और NRLM भी चलती है, दोनों स्कीम चलती है, और दोनों में ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है वुमेन्स का, जो पिछड़ी वुमेन होती है, जो वल्नरेबल वुमेन्स होती हैं, SC ST OBC से बिलोंग करती हैं, जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हैं, उनके एक ग्रुप को बनाया जाता है जो इकोनॉमिकली इंपावर होता है। जब इसी ग्रुप के कई वुमेन इकट्ठा हो जाएंगी तो वो खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए एकजुट होकर काम कर सकती हैं। तो इस स्कीम को, इस कंपोनेंट को इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। जब आप सर्च करोगे तो दीनदयाल अंत्योदय, देख लिए, आ भी रहा है अंत्योदय, मतलब अंत के जो लोग खड़े हुए हैं उनके उदय की बात करना योजना। इनमें से कोई अंत्योदय जैसे कोई बात कर रहा है, लॉजिक भी लगाइए, ये भी आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये एम्फसाइज द मोबिलाइजेशन ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, SC एंड ST। थोड़ा सर्च करेंगे NULM तो आपको पता चलेगा, NULM के आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना लिखा रहता है, ठीक है, ये आगे फ्रेज लिखा रहता है, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब ये जो मोस्ट डिबेटेड है, जो चेनाब रिवर वाला है, इसमें हमने आंसर तो आपको A दिया था, और हमने जो बनाया था वो एक आर्टिकल के बेस से बनाया था, जो एक बहुत ही रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने क्या किया था, हमने 2 सोर्सेस के बेसिस पे इस स्टेटमेंट को सही माना था, ठीक है। और अभी भी हम मान रहे हैं कि शायद ये सही हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी ने टू द पॉइंट इनसे इससे उठाया है, इंडियन एक्सप्रेस ने टू द पॉइंट ये चारों नाम ऐसे ही, तीनों नाम ऐसे ही लिख के रखे हैं अपने इस आर्टिकल में, और जिसको पढ़ करके इसको, और ये पर्टिकुलर ये देखिए, इस थीम के बेसिस पे ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा। ये जो ये स्क्रीनशॉट है, ये आपको इस थीम को आप सर्च करेंगे
गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, पहले ही आपको आके दिख जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसमें आप जब खोलेंगे तो आपको ये अलाल भी दिख जाएगा। और इन्होंने, इनकी भी कोई वो नहीं है, इन्होंने भी इस न्यूज़पेपर जो इंडियन एक्सप्रेस है उससे इन्होंने कॉपी किया है, कॉपी पेस्ट डायरेक्ट कर दिया है। और एग्जामिनर ने भी क्या किया है, सीधा यहीं से कॉपी पेस्ट मार दिया है, इन्होंने भी अलाल डैम ही दे रखा है। लेकिन है क्या, अलाल नहीं है, जनरली सलाल है। सलाल 2 डैम मिलते हैं, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि ये इंटरचेंज किया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड तो बिल्कुल आंसर नहीं होगा, इसका आंसर या तो सी होगा या तो ए होगा। अगर यूपीएससी ने इंडियन एक्सप्रेस के इस टाइप की मिस्टेक को, अगर, क्योंकि सलाल नहीं अलाल है, अलाल नहीं सलाल है, सलाल नाम से 2 डैम है। एक क्या है, एक है रॉक फिल और एक है कंकरेंट। जब मैंने बहुत सर्च किया दोबारा तब मुझे पता चला कि एक रॉक फिल है, एक कंकरेंट नाम से, और दोनों ही चिनाब रिवर पे हैं। तो यूपीएससी ने क्या किया, इसी को डायरेक्टली पिक कर लिया बिना कोई रिसर्च किए कि चिनाब में अलाल और सलाल 2 नाम से, बल्कि सलाल नाम से 2 डैम है, एक सलाल रॉकफिल है और एक सलाल कंकरेंट है, ठीक है। तो उन्हें इस तरह से देना चाहिए था, बल्कि उन्होंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट, अगर यूपीएससी इसको फॉलो करता है इसके आंसर को, तो इसको सही मान लेगा। अगर सही मान लेगा तो 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे, मतलब आंसर ए हो जाएगा। और अगर इसे हटा देता है, मतलब इसे गलत मान लेता है, तो आंसर सी हो जाएगा। तो आंसर दोनों होने के चांसेस है, शायद क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो थैंक यू, फॉलो अस फॉर मोर सच कंटेंट। जय हिंद, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और भी कोई इशू हो तो बताइएगा जरूर। थैंक यू।